फ्रेंड्स, मैं आरुषि स्वागत करती हूँ हमारे चैनल एग्जामपुर में। कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जामपुर में। जल्दी से यहाँ पर आ जाएंगे और सभी अच्छे से पढ़ने पे ध्यान देंगे। आज की क्लास आपकी बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है और आज मैं आपको पता क्या पढ़ाने जा रही हूँ, सिंधु नदी तंत्र। तो यहाँ पे आप सभी आ जाएंगे, जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी आप देख रहे हैं, और फिर आप सभी को मैं अच्छे से यहाँ पे क्लास में बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ूंगी। सभी को नमस्ते, सभी को जितने भी आप नमस्ते कर रहे हैं सभी को नमस्ते, सभी को नमस्ते नमस्ते। जल्दी से यहाँ पे सभी आ जाएंगे। देखिए आज का जो इम्पोर्टेंट सेशन है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं सिंधु नदी तंत्र, ये एक अलग ही टॉपिक है। तो मैंने इसको एक साथ ही आज पूरे हम दिमाग में ये रखेंगे कि आज हमें बहुत ही अच्छे से, बहुत ही विस्तार से कौन सा टॉपिक पढ़ना है, सिंधु नदी के बारे में यहाँ हमें विस्तार से जानना है। तो सब तैयार हैं? बहुत अच्छे से मन लगा के देखो, आप एक दूसरे से बातें ना करें और अच्छे से पढ़ाई पे ही ध्यान दें। आप एक दूसरे से बातें नहीं करेंगे प्लीज। क्लास में सुन रहे हैं आप मैं क्या कह रही हूँ? सभी यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के ऊपर। ओके, तो स्टार्ट करें फिर आज की क्लास। सभी रेडी हैं? सभी तैयार हैं अच्छे से पढ़ने के लिए? ठीक है ना? ठीक है, तो अब पढ़े आज फिर। तो सबसे पहले आज हम यहाँ पे बात ध्यान रखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे पढ़ाने जा रही हूँ मैं सिंधु नदी तंत्र। तो सब यहाँ पे अच्छे से ज्वाइन कर लीजिए, सब पढ़ने पे ध्यान देंगे। तो सबसे पहले तो देखो मैप ही बनाना पड़ेगा। सबसे पहले मैप बनाना पड़ेगा। तो मैप देखिए कैसे बनेगा। ठीक है, ये मैप बनाया हमने। तो यह बड़ा सा मैप बना लेते हैं। थोड़ा बड़े में ना थोड़ा ज्यादा ना खुला स्पेस मिलता है और कीचड़ कीचड़ भी कम होती है। आपको करना क्या है, देखिए इधर ध्यान से देखेंगे कि देखो ये जो है यहाँ, ये आपका, ये मैंने ये जगह का नाम क्या है? तो आप बोलोगे मैम इस जगह का नाम है तिब्बत। जगह का नाम याद करा मैम, इस जगह का नाम है तिब्बत। क्या नाम है इस जगह का? तो आप क्या बोलोगे मैम इस जगह का नाम है तिब्बत। अब आपसे मैंने कहा यहाँ पे दो पर्वत श्रेणी है। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया? आप बोलोगे मैम यहाँ दो पर्वत श्रेणी है। देखो एक श्रेणी ऐसे और एक इसके नीचे है। इस ऊपर वाली श्रेणी को क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं यहाँ पे लिखती हूँ इसे लद्दाख श्रेणी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसे? लद्दाख श्रेणी। अब मैंने इसे बोला इसे कौन सी श्रेणी बोलते हैं? तो आप बोलोगे मैम इसे बोलते हैं जास्कर श्रेणी। पता दोनों श्रेणी का नाम याद हो गया कि देखो मैम हम दिमाग में बिठा लेते हैं इस दिमाग में कि ऊपर वाली श्रेणी का नाम क्या है। याद करो मेरे साथ, लद्दाख श्रेणी। नीचे वाली श्रेणी का नाम क्या है? जास्कर श्रेणी। सिंधु नदी निकली कहां से? तिब्बत से। निकाल दी? ठीक है, तीन चीजें पॉइंट्स हमें अच्छे से याद हो गए। हाँ जी मैडम। अब जो आपको आगे करना है, यहां से निकली हमारी कौन सी नदी भाई? निकली सिंधु नदी। कहां से एंटर करी? भारत में एंटर करेगी। उस जगह का नाम बहुत इंपॉर्टेंट, कहां से एंटर करी? डमचौक नामक स्थान से प्रवेश कर दिया भारत में। और ऐसे करके किस श्रेणी को काटा? कट करा। देखो ये कट करा। किस श्रेणी को कट किया? आप खुद बताइए किस श्रेणी को कट किया। तो आप बोलोगे मैम लद्दाख श्रेणी को कट किया। किन दो पर्वत श्रेणियों के फिर बीचों बीच से बही? किसको, किस श्रेणी को कट किया और किन दो पर्वत श्रेणियों के बीचों बीच से बही? तो ये देखो इन दो के बीचों बीच से बही, बही ना इन दोनों के बीचों बीच से। और ये यहां से इसने निकास करा। इस निकास का नाम क्या है? तो आप क्या बोलोगे मैम? चिल्लास नामक स्थान से निकास किया।
चिल्लास नामक स्थान से निकास किया और ये फिर गई और गई ऐसे। आगे बात समझ में? चिल्लास नामक स्थान से क्या किया इसने? निकास करा और ये फिर ऐसे आपकी चली गई। यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई? ठीक, ये आप बहुत ही ज्यादा अच्छे से याद रखें। इसके बाद हम आगे चलते हैं। है ना? तो यहां पे आपको याद रखना है। तो मैंने ये दिखा, अब ये आपकी नदी कौन सी है? ये आपकी जो नदी निकली, ये आपकी जो नदी निकली इसका नाम क्या है? सिंधु नदी, इंडस रिवर है। क्या है इसका नाम? इंडस रिवर। क्या है? इंडस रिवर। तो आपको बहुत अच्छे से यही आपको बहुत याद करना है, पहली बात ये याद करना है। अब जैसे मैं आपसे पहले सिंधु नदी के बारे में पूछती हूँ कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से, है ना? तो तिब्बत में अगर ये पूछे कि तिब्बत की कौन सी झील से, देखो झील भी पूछ सकता है, तिब्बत की किस झील से निकलती है, किस ग्लेशियर से निकलती है और किस पर्वत श्रेणी से निकलती है तिब्बत की, तो ये तीनों चीजें आपकी पड़ेंगी कहाँ? तिब्बत में। तो आप बोलोगे मैम मैंने आपसे क्वेश्चन किया, मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, मुझे आप सब बताइए सिंधु नदी किस झील से निकलती है? तो सिंधु नदी किस झील से निकलती है? तो आप क्या बोलोगे? मैम सिंधु नदी निकलती है मानसरोवर झील से। किस झील से निकलती है? मानसरोवर झील से। किस झील से निकलती है? मानसरोवर झील से। अब आपको याद करना है कि किस ग्लेशियर से निकलती है, तब आप क्या बोलोगे? मैम चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, ग्लेशियर से। फिर किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? तो आप क्या आंसर करेंगे? मैम कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलती है। किस पर्वत श्रेणी से? कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलती है। किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलती है। डन? पक्का याद कर लिया? यस मैम बोल दीजिए। पहले इस मैप को ही आप अच्छे से देखिए, उसके बाद आप अच्छे से याद करने की कोशिश कर लीजिए, ठीक है ना? हाँ, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि मैम ने क्या क्या सिखाया आपको। समझ में आ रही है बात? पहले इस मैम बताइए सब कि हाँ जी मैम यहाँ तक हमारा सब कुछ ओके है, हमें एक एक बात आपकी बहुत अच्छे से समझ आ रही है, ठीक है? तो अब यहाँ पे आप याद करेंगे। देखो मैं अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन वगैरह लिखवा देती हूँ कि सिंधु नदी का उद्गम, सिंधु नदी का उद्गम बताओ, सिंधु नदी का उद्गम कहां से होगा? तिब्बत में, कैलाश पर्वत श्रेणी में, तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में, कैलाश पर्वत श्रेणी में, ठीक है? कैलाश पर्वत श्रेणी में कहां से कहां तक होगा? बोखरचू के निकट एक हिमनद से होता है। बोखरचू के निकट, बोखरचू के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है। कहां से होता है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है, ठीक है ना? ये बात बहुत अच्छे से निकलती। सिंधु नदी, अब क्या हुआ? अगर पूछे किस पर्वत श्रेणी से निकलती है तो मैंने बता दिया, आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा। मैं वो पर्वत पूछेगा तो सिंधु नदी कैलाश पर्वत श्रेणी के बीचों बीच से निकलती है। सिंधु नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? तब आपको याद रखना होगा चीमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। सिंधु नदी किस झील से निकलती है? तब आपको याद रखना होगा मैं मानसरोवर झील से निकलती है। इसके बाद सिंधु नदी के बारे में जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, सिंधु नदी अपने उद्गम से निकलने के पश्चात, सिंधु नदी क्या करा? अब अपने उद्गम से निकल गई। सिंधु नदी अपने उद्गम से निकलने के पश्चात
नदी क्या करना है, सिंधु नदी अपने उद्गम से निकलने के पश्चात किन दो पर्वत श्रेणी, लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से, किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है बच्चों बताओ? लद्दाख, खुद देखो लद्दाख ऊपर है नीचे जास्कर, लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से, के पर्वत श्रेणियों के बीच से उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हुई, और किस दिशा में प्रवाहित होती ये भी याद रखना है ना, उत्तर पश्चिम दिशा में, पूरब करोगे तो गलत हो जाएगा, उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हुई, किस दिशा में प्रवाहित हो रही, देखो वहां से निकली, उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हुई यह दमचौक के पास भारत में प्रवेश करती है। यह दमचौक के पास, जगह का नाम क्या है, दमचौक, दमचौक के पास भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। दमचौक के पास भारत में क्या करती है, तो आप बोलोगे मैम दमचौक के पास भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया? इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर, कितने किलोमीटर है, तो इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। पहले आप ये याद कर लीजिए, जो जो सिखाया पहले वो देखिए ध्यान से, जल्दी। जल्दी बताओ, यहां तक समझ में आया? यस मैम, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। अब इसका एक बार रिवीजन कर लीजिए। सिंधु नदी, देखो तिब्बत है, तिब्बत, सिंधु नदी तिब्बत की रिवीजन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट से यहाँ पे रिवीजन करेंगे जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, एंड उसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो सिंधु नदी किस झील से निकलती है, मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, तो आप क्या बताएंगे? मैम जो सिंधु नदी है वो मानसरोवर झील से निकलती है। किस झील से निकलती है, आप क्या बोलोगे? मैम मानसरोवर झील से। अगर आपसे मैं कहूं कि सिंधु नदी किस ग्लेशियर से निकल रही है, तब तिब्बत के, तो आप बोलोगे मैम तिब्बत के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है, तो पर्वत श्रेणी की अगर हम बात करें तो कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलती है, ठीक है। सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है, तो सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है। डेफिनेशन यही लिखी जाएगी। सिंधु नदी अपने उद्गम से निकलने के पश्चात किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है, लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती हुई, और किस दिशा में बहती है, उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हुई ये दमचौक के पास भारत में प्रवेश करती है, और इसकी कुल लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर है, ठीक है। याद क्या क्या करना है, ये नाम वगैरह सब याद करने हैं, किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है ये याद करना है, ठीक है। और किस दिशा में बहती है, उत्तर पश्चिम दिशा में, ये याद करनी है। भारत में एंटर कहां से करती है, ये याद करना, दमचौक के पास भारत में एंटर करती है। इसकी कुल लंबाई याद करनी है 2880 किलोमीटर है, ठीक है। ये आपको डन, इतना याद करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी को काटती है, तब आप क्या आंसर करेंगे? बताओ किस पर्वत श्रेणी को काट रही, खुद बताओ, देखते किसको काट रही, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ किस पर्वत श्रेणी को काटती है। सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी को काटती है, तो आप क्या बोलोगे? मैम सिंधु नदी लद्दाख
पर्वत श्रेणी को काटती है। ठीक है, सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम, सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम चिनाब है। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम क्या है? चिनाब है। दूसरी बात आपको जो याद रखना है सिंधु की, ठीक है, सिंधु नदी, पहले ये बताओ पंचनद नदियां कौन सी है? बताओ पंचनद नदी। तो पंचनद नदियों में जो नदियां शामिल है, ये बात याद रखना, पंचनद नदियां है कौन सी, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो पंचनद नदियों में आपको याद रखना है, बताओ कौन सी है पंचनद नदियां? आप बोलोगे मैम पंचनद नदियां है झेलम, चिनाब, मतलब पंचनद नदियों में कौन कौन सी नदियां शामिल हैं, पहले तो ये बात याद रखो। तो आप क्या बोलोगे कि मैम पंचनद नदी में झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज है। ठीक है, पहले तो बात ये याद रखनी है कि पंचनद नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज नदियां शामिल हैं। अब ये जो पांचों नदियां, तो पंचनद नदियां आपस में मिलकर, पहली ही पंचनद नदियां आपस में मिल जाती हैं, तो पंचनद नदियां आपस में मिलकर सिंधु नदी से किस स्थान पर मिलती हैं? पाकिस्तान के, बताओ। तो पहले ही पंचनद नदियां मिल गई आपस में, तो आप बोलोगे मैम पंचनद नदियां जो है, पंचनद नदियां आपस में मिलकर, पंचनद नदियां आपस में मिलकर, पंचनद नदियां जो है वो आपस में मिलकर कहाँ मिलती है बताओ? तो पाकिस्तान में, पाकिस्तान में पाकिस्तान में मिठानकोट के पास, पाकिस्तान में मिठानकोट के पास, मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है, सिंधु नदी में मिल जाती है। ठीक है, पंचनद नदियां आपस में मिलकर पाकिस्तान में किसके पास? मिठानकोट के पास किस में मिल जाती है? तो आप क्या बोलोगे मैम? सिंधु नदी में मिल जाती है। ये बात याद रखनी है कि किस नदी में मिल जाती है? सिंधु नदी में मिल जाती है। ठीक है, ये बात आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। ओके, यहां तक समझ में आ गई बात। अब जो अगर मैं आपसे कहने लगी सिंधु नदी का मुहाना, अपना मुहाना कहाँ बनाती है? तो सिंधु नदी अपना मुहाना जहां अंतिम रूप से जल गिराती है, तो सिंधु नदी अपना मुहाना अरब सागर में बनाती है। कहाँ? अरब सागर में बनाती है। सिंधु नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है? तो आप क्या बोलोगे? पर आप बोलोगे मैम सिंधु नदी अपना मुहाना अरब सागर में मिलाती है। ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है। सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित शहर कौन सा है बताओ? तो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित शहर के दाएं तट पर स्थित शहर, सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित शहर बताओ कौन सा? जल्दी जल्दी बताएंगे। तो आप क्या बोलोगे मैम? लेह है। सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित शहर लेह है। तो ये बात आपको सब याद हो गई है। और सिंधु नदी पर स्थित परियोजना कौन सी है? तो सिंधु नदी पर जो परियोजना है उसका नाम है निम्मो बाजमो परियोजना, निम्मो बाजमो परियोजना। ठीक है, कौन सी परियोजना है? निम्मो बाजमो परियोजना। पक्का यहाँ तक अच्छे से याद हुआ सभी स्टूडेंट को? यस मैम बोल दीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब पहले तो मैंने सिंधु नदी के बारे में ये जो पॉइंट्स थे ये आप सबको बहुत अच्छे से याद।
ठीक है। तो आप बोलोगे मैम ठीक है हम याद कर लेंगे। सिंधु नदी के बारे में यहां तक याद करना है। सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी को काटती है, पहली बात तो मुझे ये बताएंगे सब। तो सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी को क्या काटती है, क्या लिखा है मैंने, किस पर्वत श्रेणी को काटती है, तो सिंधु नदी लद्दाख पर्वत श्रेणी को काटती है। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम बताइए क्या है, तो सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम चिनाब है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। पंचनद नदियां कौन कौन सी हैं, तो पंचनद नदियों में आप बताएंगे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज हैं। पंचनद नदियां आपस में किस स्थान पर मिलती हैं, तो पाकिस्तान में मिठान कोट के पास सिंधु नदी से मिल जाती है। सिंधु नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है, तो आप ये याद रखेंगे अरब सागर में। सिंधु नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है, तो आप क्या बोलोगे मैम अरब सागर में बनाती है। सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित शहर कौन सा है, तो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित शहर लेह है। सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित शहर लेह है। सिंधु नदी पर स्थित जो परियोजना है वो कौन सी है, निम्मो बाजमो परियोजना। यहां तक हो गया क्लियर। आगे चले नेक्स्ट पर। आगे चलते हैं अगली झेलम नदी पर। अब मैं सिखाती हूँ आपकी झेलम नदी, देखो ध्यान से। पहले मैप बना लेते हैं ना, देखो देखो ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। इधर देखिए में क्या करना है आपको, ये आपकी कौन सी नदी है, सिंधु। और ये आपकी जो ये वाली नदी, ये झेलम, ऐसे ये है झेलम। ये सिंधु नदी से मत मिलाना, इसे बिल्कुल नहीं मिलेगी। ये है आपकी झेलम नदी, ठीक है। ये कौन सी नदी, झेलम नदी। ऊपर लद्दाख रेंज, नीचे जेस्कर रेंज, दमू चौक से इसने एंटर किया, चिल्लास से इसने एग्जिट किया, ये तो मैंने आप सबको करवाई दिया है। और ये झेलम नदी है, तो याद रखना। तो आप क्या बोलोगे मैम ये निकलती है श्रीनगर के, श्रीनगर जगह है ना, श्रीनगर के वेरीनाग नामक स्थान से नदी निकली। और ये झेलम नदी फिर यहाँ पे इसे वुलर झील भी मिलती है, रास्ते में इसे वुलर झील के पास से प्रवाहित होती हुई और भारत पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए ये अपना जल कहाँ गिराती है, ये अपना पाकिस्तान में ये अपना जल बहाती है। तो ये झेलम नदी है, ये बात याद रखिएगा। अब इसके बारे में झेलम नदी के विस्तार से चर्चा करते हैं। आती है अब बात झेलम नदी। इसका उद्गम, इसका जो उद्गम है श्रीनगर के, कहां से होता है, श्रीनगर के वेरीनाग के निकट, वेरीनाग के निकट निकट शेषनाग झील से होता है। शेषनाग झील से होता है, ठीक है। कहां से होता है, शेषनाग झील से होता है। अब तथा यह किस झील से बहती हुई है, रास्ते में से वुलर झील भी मिलती है, देखो यह है वुलर लेक। तथा ये वुलर झील से होते हुए पाकिस्तान में झंग के निकट, तथा यह वुलर झील से होते हुए, कहां से होते हुए,
तथा ये वूलर झील से होते हुए, तथा यह वूलर झील से होते हुए पाकिस्तान में झंग के निकट किस नदी से मिलती है? सिंधु से नहीं मिलती, बात ध्यान रखना कान खोल के, सिंधु नदी से नदी नहीं मिलती, झंग के निकट चेनाब नदी से मिल जाती है। चेनाब नदी से मिल जाती, कभी जाके सिंधु में मिला दो बिल्कुल गलत हो जाएगा। चेनाब नदी से मिलती है, ये चेनाब की सहायक नदी है। चेनाब की सहायक नदी का नाम, अगर मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन करूं, चेनाब की सहायक नदी का नाम, चेनाब की सहायक नदी का नाम, तो चेनाब की जो सहायक नदी है उसका नाम है झेलम, क्योंकि ऊपर से ये कौन सी नदी मिल रही है? झेलम नदी। किस में मिल रही है? चेनाब में मिल रही है। ठीक है ना? ओके, ये याद रखेंगे। फिर इसकी परियोजना बता दो कौन कौन सी? तुलबुल वे पूरी परियोजना, बस ये इतने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें। ठीक है, इसका उद्गम श्रीनगर के वेरीनाग के निकट शेषनाग झील से होता है तथा ये वूलर झील से होते हुए पाकिस्तान में झंग के निकट किससे मिल जाती है? चेनाब नदी से मिल जाती है। चेनाब की सहायक नदी का नाम क्या है? तो चेनाब की सहायक नदी का नाम है झेलम। और इस पे जो परियोजना है वो कौन कौन सी परियोजना है? तो आप बोलोगे मैम इस पर तुलबुल वे उरी परियोजना है। इस पे कौन कौन सी परियोजना है? तो आप बात याद रखेंगे मैम, इस पे तुलबुल वे उरी परियोजना है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? यस मैम, इतनी बात आपको हमें अच्छे से समझ में आ गई। ये बता दें, पाकिस्तान में चेनाब की मिलने के पहले इस पे किसी डैम का निर्माण किया गया है, उसका नाम बताना है। तो पाकिस्तान में प्रवेश करने, पाकिस्तान में चेनाब से मिलने के पहले, चेनाब के मिलने से पहले, ठीक है, पाकिस्तान में चेनाब के मिलने से पहले झेलम नदी पर किसका निर्माण किया गया है? मंगला डैम का। मंगला डैम का निर्माण किया गया है। ये बात याद रखनी है। पाकिस्तान में चेनाब के मिलने से पहले झेलम नदी पर किसका निर्माण किया गया है? तो आप क्या बोलोगे मैम? मंगला डैम का निर्माण किया गया है। किसका? मंगला डैम का। किस डैम का निर्माण किया गया है? तो आप क्या आंसर करेंगे मैम? मंगला डैम का निर्माण किया गया है। ठीक है, ये भी याद होगा कि पाकिस्तान में चेनाब से मिलने के पहले झेलम नदी पर मंगला डैम का निर्माण किया गया है। अब आती है दूसरी नदी, रावी नदी। नहीं, झेलम, चिनाब। अब आएगी चिनाब नदी। चिनाब नदी का मैं यही दिखा देती, देखो ये चिनाब नदी। दो नदियां कौन कौन सी थी वो? चिनाब नदी किन दो नदियों के मिलने से बनती है? तो आप बोलोगी मैम चिनाब नदी दो नदियों के मिलने से बनती है। उन दो नदियों के नाम बताओ किन किन? तो आप बोलोगे मैम चिनाब नदी दो नदियों के मिलने से बनती है, जैसे चंद्रा और भागा नदी। चंद्रा और भागा नदी तंडी नामक स्थान पर मिलती है और ये चिनाब नदी ऐसे ऐसे बही, ऐसे ऐसे बही और ये बह गई और ऊपर से झेलम नदी इसमें आके मिल गई। इसमें नहीं मिली, ये तो अभी जब पंचनद नदियां आपस में एक स्थान पे यहाँ मिलेंगी तब मिलेगी ये कहीं जाके।
तो ये आपकी जो है इस नदी का नाम है चिनाब, काली नदी का। ये आपकी चंद्रा नदी, ये आपकी भागा नदी, ये मिली आपकी टंडी नामक स्थान से, और ये फिर आगे बही और इसे चिनाब है। तो अब हम किसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे? यस मैम, बोलो चिनाब नदी। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया? ये देखो आप, ठीक है ना। तो अब चलते हैं हम चिनाब नदी पे, है ना। झेलम की परियोजनाएं कौन कौन सी याद करनी? तुलबुल व उरी परियोजना। पाकिस्तान में चिनाब के मिलने से पहले झेलम नदी पर कौन सा? मंगला डैम का निर्माण किया गया है। किसका? मंगला डैम का। चिनाब की सहायक नदी का नाम क्या है? झेलम। चिनाब की सहायक नदी का नाम क्या है? झेलम। पक्का? आगे चलते हैं इसके बाद, चिनाब नदी। चिनाब नदी के बारे में क्या क्या आपको पढ़ना है, तो आप जल्दी से यहाँ पढ़ो। मैम ये पढ़ने पे ध्यान दो। यह देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह मैप तो मैंने दिखाई दिया तुम्हें बना के। सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, यह सिंधु की जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है, पहली बात। ठीक है, यह जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 1180 किलोमीटर है। लंबाई 1180 किलोमीटर है। ठीक है, 1180 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता है, बताइए? तो हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा के नाम से याद रखने। चिनाब नदी निकलती कैसे है? तो चिनाब नदी बारालाचाला दर्रे के चिनाब नदी बारालाचाला दर्रे के दोनों ओर से निकलने वाली चंद्र और भागा नदी चंद्र और भागा नदियों चंद्र और भागा नदियों के केलांग के निकट टंडी में मिलने से बनती है। केलांग के निकट टंडी में मिलने से बनती है। ठीक है, ये बात याद रखना, केलांग के निकट टंडी में मिलने से बनती है। यहां तक आपको बात समझ में आए? यस मैम बोलिए। इसके बाद आपको जो याद करना है, ठीक है, ये बहुत अच्छे से ध्यान से रखना है। आगे चलते हैं इसके बाद। ठीक है, टंडी में मिलने से बनती है। ठीक, अगर इसके आगे आपको सुनना है, ठीक है, टंडी में मिलने से बनती है, फिर इसके बाद ये याद रखना है, चिनाब नदी ये किसकी सबसे लंबी सहायक नदी है? सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी, याद रखना, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी।
इस पे जो परियोजना है वो कौन कौन सी है? चिनाब नदी की जो परियोजना है वो तीनों की तीनों आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। सलाल बगलिहार व दुलहस्ती परियोजना, सलाल बगलिहार, सलाल बगलिहार व दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना। ठीक है, कौन सी परियोजना है आपको अच्छे से याद करना है मैम। इस पे 3 परियोजना है और उनका नाम है सलाल बगलिहार व दुलहस्ती परियोजना। यहाँ पे भी चीजें क्लियर हो गई? हाँ जी मैम क्लियर हो गई है। अब यहाँ पे आपको इतना याद रखना है चिनाब नदी के बारे में। अब आती कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी। अब आती है रावी नदी। कौन सी नदी आती है? रावी नदी। तो मैप मैंने आपको यही बना के दिखाना है। देखो रावी नदी आपकी निकलेगी यहां से, ये है रावी नदी। रावी नदी ऐसे निकली और ये मिल गई इसमें जा, चिनाब में मिल रही है नदी भी। ये रावी नदी है और ये भी आपकी चिनाब में मिलती है। तो रावी नदी का उद्गम कहाँ से होगा? आप आंसर कीजिए। वही पहली बात ये देखो, चिनाब जो है पहले इसके बारे में थोड़ा सा याद कर लेंगे। चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है या लंबी है, जो भी बोलना चाहें। चिनाब की लंबाई कितनी है? 1180 किलोमीटर लंबी है। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को क्या कहा जाता है? इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। चिनाब नदी किस दर्रे के? तो बारालाचला दर्रे के दोनों ओर से निकलने वाली चंद्र और भागा नदियों के केलांग के निकट तंडी में मिलने से बनती है। ये निकली चंद्रा नदी, ये निकली भागा नदी। ये चंद्रा नदी, ये भागा नदी ऊपर की ओर बही और केलांग के निकट, ये जगह का नाम है हिमाचल प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है तंडी। तो तंडी में ये दोनों नदियां चंद्रा और भागा नदियां आपस में मिल गई। अब जब ये आपस में मिली तो ऊपर को एक ही उसमें बहेगी और इसका फिर नाम पड़ जाता है चिनाब। ये है चिनाब की कहानी कि दो नदियां जो हैं, ये दो नदियां हिमाचल प्रदेश के तंडी में आपस में मिल गई और ऊपर इसका नाम मिल पड़ जाता है चिनाब। और चिनाब का पुराना नाम क्या है? चिनाब का पुराना नाम है अस्किनी। चिनाब का पुराना नाम क्या है? अस्किनी। ठीक है ना, चिनाब का पुराना नाम अस्किनी है। अब चलते हैं रावी नदी। तो आप ये बोलोगे मैम इसका जो उद्गम होता है, इसका उद्गम बताओ कहां से होता है? आप क्या आंसर करेंगे? तो आप बोलोगे मैम इसका उद्गम रोहतांग, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पश्चिम से होता है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के इसका उद्गम तो इसका उद्गम रोहतांग दर्रे के पश्चिम से होता है। ये बात समझ में आ गई? हाँ। किस घाटी में प्रवाहित होती है? यह चंबा घाटी में प्रवाहित होती है। किस घाटी में प्रवाहित होती है? बोलो मेरे साथ। चंबा घाटी में प्रवाहित होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। यह किस घाटी में प्रवाहित होती है? तो आप बोलोगे मैम यह चंबा घाटी में प्रवाहित होती है। किस घाटी में? चंबा घाटी में प्रवाहित होती है। यह पाकिस्तान में, ये किससे मिलती है अब ये नदी? रावी नदी। तो आप बोलोगे मैम यह पाकिस्तान में सराय सिंधु के पास, यह है पाकिस्तान में सराय सिंधु के पास
चिनाब नदी में मिल जाती है। मतलब ये चिनाब नदी से कहां पर मिलती है, इस जगह का नाम याद रखना है। तो पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है सराय सिंधु, ये वहां पर मिल जाती है। तो पाकिस्तान में सराय सिंधु के पास किससे मिल जाती है, चिनाब नदी से मिल जाती है। ये सिंधु के बाएं तट से मिलने वाली पंचनद नदियों में से एक है। बस ये तो याद नहीं करना है। इस पे जो परियोजना है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस पे जो परियोजना है, कौन कौन सी परियोजना है, 2 परियोजना याद करना। जैसे चिनाब की कितनी परियोजना बताई मैंने, 3 परियोजना। कौन कौन सी 3 परियोजना याद रखनी है, सलाल, बगलिहार व दुलहस्ती परियोजना, 3 परियोजना याद कर ली। सिंधु की कितनी परियोजना याद रखनी है आपको, 1 परियोजना याद रखनी है, निम्मो वाजमो परियोजना। रावी नदी की आपको 2 परियोजना याद रखनी है, एक तो चमेरा परियोजना और एक थीन परियोजना। अगर मैं आपसे कहूं थीन परियोजना का दूसरा नाम क्या है, तो थीन परियोजना का दूसरा नाम है रणजीत सागर बांध। ठीक है, तो ये याद करनी है। देखो ये इस पे जो परियोजना है रावी नदी पे, तो 2 परियोजना है, चमेरा व थीन परियोजना। अब इस थीन परियोजना का दूसरा नाम भी क्या है, चमेरा व थीन परियोजना। इस थीन परियोजना को रणजीत सागर बांध भी कहा जाता है। रणजीत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। ये गलत हो जाता है, है ना, कि रणजीत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। बस इतना ही याद रखना है इसके बारे में। ठीक, देखो यहाँ पे मैं एक बार रिवीजन करा देती हूँ। रावी नदी, रै से रावी नदी और रै से रोहतांग दर्रा, ऐसे याद क्या करो। जैसे रा से रावी नदी, इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, है ना। तो हिमाचल प्रदेश राज्य के रै से रोहतांग दर्रा, रै से रावी नदी, रै से रोहतांग दर्रे के, और किस दिशा से निकलती है, पश्चिम दिशा से निकलती है। जैसे अभी ये बताया था ना चिनाब नदी, तो ये निकली रावी नदी, ये निकली हमारी रोहतांग दर्रे से, और ये ऐसे करके ऐसे बनी रावी नदी। देखो यहाँ पे मैंने मैप में इसे यहाँ बता रखा है कि ये देखो यहाँ, ये देखो ये निकली रावी नदी, और ये ऐसे ऐसे करके बही बही बही, और ये किस नदी में मिल गई, ये मिल गई आपकी चिनाब नदी में। ऊपर वाली नदी का नाम क्या है, C4 चिनाब नदी। चिनाब नदी में ये मिल गई। चिनाब नदी में कहाँ मिली, बताया था ना ये। देखो चिनाब नदी में किस जगह मिली, तो चिनाब नदी में मिली, ये पाकिस्तान में सराय सिंधु के पास चिनाब नदी में मिल जाती है। तो ये जहां मिली इस जगह में, तो इस जगह का नाम क्या है, तो पाकिस्तान के सराय सिंधु में मिली, पाकिस्तान के सराय सिंधु में मिली। ठीक है, ऐसे करके याद करना है। पक्का याद करोगे, यस मैम, है ना। तो हमारे ये भी हो गई कंप्लीट, झेलम, चिनाब, रावी। अब आती है व्यास नदी की बारी। हम सिंधु की यहाँ पे सहायक नदियों की चर्चा कर रहे हैं। अब आती है व्यास नदी। अब कौन सी नदी आती है, व्यास नदी। ये भी एक इंपॉर्टेंट नदी है, इसका मैं मैप बना के दिखाती हूँ। अभी लास्ट में एक सुंदर सा मैप और बना देगी। व्यास नदी सिर्फ इतनी सी है, इतनी छोटी सी है व्यास नदी, कुछ ज्यादा बड़ी नहीं, सिर्फ इतनी सी नदी है ये व्यास। समझ लेना, ये व्यास नदी इतनी सी है। क्यों इतनी सी है, देखो क्या होता है, यहां से एक नदी और निकली, ये आपका तिब्बत है, तो तिब्बत से जो सिंधु और सतलुज एक ही जगह से निकलती है। सतलुज नदी तिब्बत की राकस्ताल झील से निकलती है, भारत में एंटर करा इसने। ये कौन सी नदी के बारे में बता रही हूं मैं, सतलुज नदी के बारे में। ये सतलुज नदी है, तिब्बत की किस झील से निकली, राकस्ताल झील से निकली। भारत में एंटर किया शिपकीला दर्रे से, भारत में एंटर किस दर्रे से किया, S4 शिपकीला दर्रे से। ऐसे ऐसे बही, ऊपर से आके व्यास नदी इस सतलुज नदी में मिल गई। ऊपर से आके व्यास नदी सतलुज नदी में मिल गई। कहाँ पे, उस जगह का नाम क्या है, उस जगह का नाम है पंजाब के हरिके नामक स्थान पर मिली। और फिर ये ऐसे करके आगे बही बही बही, और ये भी मिल गई चिनाब नदी में। सारी मिलती चिनाब नदी में है। अभी लास्ट में मैं आपको समझा दूंगी एक अच्छे से प्यारे से मैप के साथ, रिवाइज कर देंगे मैप। ठीक है, तो अब हम व्यास नदी के बारे में लिखेंगे। यह रोहतांग दर्रे के पास से कहां से निकलती है, यह रोहतांग दर्रे के पास से
आज सिंधु नदी तंत्र हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, मेरा टारगेट ये है, ठीक है ना। तो यह रोहतांग दर्रे के पास से व्यास कुंड से निकलती है। कहां से निकलती है? रोहतांग दर्रे के पास से व्यास कुंड से निकलती है और यह हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी से प्रवाहित होती है। यह हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी से प्रवाहित होती है। किस घाटी से प्रवाहित होती है? हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी से प्रवाहित होती है। किस घाटी से प्रवाहित होती है? बहुत अच्छे से यहाँ पे देखना है। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी से प्रवाहित होती है। यह पंजाब के हरिके नामक स्थान पर सतलुज नदी से मिल जाती है। पंजाब के हरिके नामक स्थान पर किससे मिल जाती है? सतलुज नदी से मिल जाती है। ठीक है, किससे मिल जाती है? सतलुज नदी से। पंजाब के किस स्थान पर? पंजाब के हरिके नामक स्थान पर सतलुज नदी से मिल जाती है। ये बात बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। सतलुज नदी से मिल जाती है, ठीक है। और इनके जब ये जहां मिल रही है, तो जब ये दोनों नदियां जहां मिली तथा इनके मिलने वाले स्थान पर से तथा इनके मिलन बिंदु पर एक बांध का निर्माण किया गया है। एक बांध बनाया गया है। मिलने पर एक बांध नहीं, हम तो पूरा नाम ही लिख देते हैं ना। इनके मिलन बिंदु पर हरिके बेरा, पंजाब के हरिके नामक स्थान पर, पूरा लिखेंगे पंजाब के, अरे यार बार बार नहीं लिखना, ऊपर लिख दिया, बिंदु पर हरिके बैराज का निर्माण किया गया है। कौन से बैराज का? हरिके बैराज का निर्माण किया गया है। हरिके बैराज का निर्माण किया गया है और हरिके बैराज से एक नहर निकाली गई है। हरिके बैराज से कौन सी नहर निकाली गई है? हरिके बैराज से एक नहर निकाली गई है। एक नहर निकाली गई है। एक नहर यार निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर। कौन सी? चलो, इंदिरा गांधी नहर। और इंदिरा गांधी नहर क्या है? इंदिरा गांधी नहर जो भारत की सबसे लंबी नहर है। सबसे लंबी नहर है, जो भारत की सबसे लंबी नहर है। और एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं, व्यास नदी एग्जाम में पूछा जाता है कि व्यास नदी कहाँ, तो आप याद रखना व्यास नदी सिर्फ भारत में बहती, सिर्फ भारत में बहती। वेरी इंपॉर्टेंट, व्यास नदी सिर्फ और सिर्फ भारत में बहती है। व्यास नदी सिर्फ और सिर्फ भारत में बहती है, ये बात याद रखना। आगे चलते हैं बस, ठीक है। ये हो गया हमारा व्यास नदी के बारे में कि ये कहां कहां से निकली। तो यह रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से निकलती है, ये बात याद रखना है। यह हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी से प्रवाहित होती है। किस घाटी से प्रवाहित होती है? यह आपको याद रखना है, कुल्लू घाटी से
प्रवाहित होती है। ये पंजाब के किस स्थान से? तो पंजाब के हरिके नामक स्थान पर सतलुज नदी से मिल जाती है। ये बात याद रखना कि ब्यास नदी सतलुज नदी से कहाँ मिल रही है? तो इस जगह का नाम याद रखना है कि पंजाब के हरिके नामक स्थान पर मिल रही है। ठीक है, अब ये जहां मिली यानी यहाँ मिली पंजाब के हरिके नामक स्थान पर ब्यास नदी सतलुज नदी से, तो इनके मिलन बिंदु पर किस बांध का, जहाँ जगह का नाम था ना उसी जगह के नाम पर एक बांध भी निकाल दिया, हरिके बैराज का निर्माण किया गया है। तो पूछा जाता है हरिके बैराज किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो आप क्या आंसर करेंगे मैम? हरिके बैराज जो है, जो हरिके बैराज है किन दो नदियों के संगम पर है? तो ब्यास प्लस सतलुज नदी के संगम पर। किस नदी के संगम पर? सतलुज नदी के संगम पर स्थित है। ऐसे याद रखना, संगम पर स्थित है, गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। इन दो नदियों के संगम पर स्थित है और इनसे फिर एक नहर निकाली गई। हरिके बैराज से कौन सी नहर निकाली गई है? इससे हरिके बैराज से एक नहर निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर, जो भारत की क्या है? भारत की अगर सबसे लंबी नहर पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नहर का नाम बताइए, तो आप क्या बोलोगे? इंदिरा गांधी नहर है। और ब्यास नदी कहाँ बहती है? ब्यास नदी सिर्फ और सिर्फ भारत में बहती है। ठीक है ना। अब बताओ क्लास कैसी लगी आपकी, जल्दी बता दो। सतलुज नदी कभी बाद में करा देंगे, है ना, पहले यही पढ़ लो। बहुत अच्छे से मैंने पूरा विस्तार पूर्वक कराने की कोशिश करी है। मन लगा के हर एक चीज पढ़नी है, अच्छे से चीजें कवर करनी है, जितना सिखा दिया उतना मन लगा के याद करना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। आपको ये बताओ क्लास समझ आई? यहाँ तक मैंने आज आपको समझाया है। देखो, एक ये समझाया, एक ये समझाया, एक ये और एक ये। ठीक है, समझ आया? ये आपको मैंने सिखाया है सिंधु नदी तंत्र। लिख देते हैं आज सिंधु नदी का पूरा महत्व। इंग्लिश में बोलते हैं सिंधु नदी को, इंग्लिश में इसका नाम दूसरा है इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है ना, इंडस रिवर सिस्टम पक्का याद कर लोगे? यस मैम बोलो, है ना, पक्का याद करेंगे कि मैम अच्छे से हमें समझ आ गया है। पूरा जितना मैं यहाँ पे अंडरलाइन करती हूँ ना, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ये ध्यान रखा करो, है ना, कि ये इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं उनके नीचे ना अंडरलाइन कर देती हूँ। ठीक है, ये सब बात ध्यान रखना। और आज के लिए इतना ही। मन लगा के हम यह चीजें अच्छे से याद करेंगे, पढ़ने में ध्यान देंगे। क्लास में सबको याद करना है और जो चीजें मैं जहाँ बताती हूँ उन्हें ध्यान से देखना है। थैंक यू सो मच। लिंक आपको दे दिया है इसका। अब